Welcome everyone to our channel. So in last videos we have discussed about Dalton's law. Now our next topic is Graham's law of diffusion and effusion. Graham's law of diffusion and effusion. पहले डिफ्यूजन और इफ्यूजन का मतलब समझते क्या होता है. तो डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन वर्ड जो है इसका मतलब है स्प्रेडिंग ऑफ गैस. स्प्रेडिंग ऑफ गैस in a given volume, a given container. क्योंकि आपको पता है कंटेनर का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस. सेकंड आपके पास वर्ड जो है दैट इज इफ्यूजन. और इफ्यूजन का मतलब आपके पास स्केप आउट ऑफ गैस, स्केपिंग आउट ऑफ गैस थ्रू ए फाइन होल. तो दो वर्ड आपके पास जो है इफ्यूजन और डिफ्यूजन. डिफ्यूजन मतलब एक गैस का फैलना किसी भी गिवन कंटेनर में, किसी भी गिवन वॉल्यूम में. सेकंड आपके पास था इफ्यूजन. इफ्यूजन का मतलब होता है गैस का बाहर निकलना एक कंटेनर के थ्रू, यानी कि एक फाइन होल के थ्रू गैस का बाहर निकला, दैट इज इफ्यूजन. तो ग्राम्स लॉ जो कहता है वो अपने को, अगर आपके पास डिफरेंट गैस है उनके रेट के बारे में बताता है कि भाई कोई गैस कितनी जल्दी स्प्रेड आउट होगी या स्केप आउट होगी एक गिवन कंटेनर में से, उसका स्पीड के बारे में, रेट के बारे में बताया. तो इसका रिलेशनशिप है वो देखते हैं. सो ग्राम्स लॉ का डेफिनेशन क्या है आप नोट डाउन कर लेना. अंडर, ठीक है भाई, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन. रेट मीन स्पीड, ठीक है भाई. रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, डिफ्यूजन और इफ्यूजन, ठीक है भाई. रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन ऑफ अलग अलग गैसें हो सकती है आपके पास, ऑफ डिफरेंट गैसेस, ठीक है. डिफरेंट गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ किसका स्क्वायर रूट भाई, डेंसिटी का स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ डिफरेंट गैसेस, जो भी आप ले रहे हो बीसी डिफरेंट गैसेस. तो इसका डेफिनेशन रहेगा, एक बार मैं समझा देता हूँ. अगर आपके पास टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन सिमिलर है, अलग अलग गैसें ले रखी है, उसमें प्रेशर आपने सेम ले रखा है, द रेट ऑफ डिफरेंट इफ्यूजन और इफ्यूजन, जो रेट होगा स्पीड होगा. रेट मीन्स आपके पास जो होता है वो स्पीड होता है, ठीक है, ऑफ डिफरेंट गैसेज. डिफरेंट मतलब ए बी सी एक्स वाई जेड आपने कैसे ले रखी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी. डेंसिटी के स्क्वायर रूट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. तो अगर हम सोचे तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या बना वो देखा जाता है. तो हमारे पास रिलेशनशिप बना कि आर यानी कि रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी का स्क्वायर रूट. दैट इज इम्पोर्टेंट. तो रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी का स्क्वायर रूट. तो जैसा कि हमारे पास ग्राम्स लॉ का रिलेशन ये है कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी स्क्वायर रूट. डेंसिटी स्क्वायर रूट का मतलब आपको पता है, इस रिलेशन को मैं थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ क्योंकि एक रिलेशनशिप अपने पास ये हो गया. आपको पता है डेंसिटी जो होता है दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, सबको पता है. अब यहाँ पे वॉल्यूम तो फिक्स, आप बोल रहे हो कि गिवन कंटेनर, भाई कंटेनर एक ही आपके पास और आपने ए बी सी एक्स जैसे इसके अंदर ऐड कर रखी है, तो कंटेनर एक ही मतलब उसका वॉल्यूम तो फिक्स हो गया. तो मैं अगर यहाँ से इसको हटा देता हूँ तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास, क्योंकि वॉल्यूम तो आपके पास कांस्टेंट है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में काउंट कर लिया. तो आपके पास सेकंड रिलेशनशिप ये होगा, यानी कि जो रेट होगा वो मास के भी स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. यानी यहाँ से आपके पास क्या बना कि ये जितना कम होगा, इनवर्सली का मतलब आपको पता है ये कम होगा तो रेट ज़्यादा होगा, यानी कि लेस मास मोर इज द रेट, यानी कि स्पीड ऑफ डिफ्यूजन. जितना कम मास होगा उतना जल्दी गैस जल्दी डिफ्यूज होगी, जितना कम मास रहेगा उतनी जल्दी गैस डिफ्यूज होगी. कहने का मतलब ये है. अभी जैसे कि आपको एक छोटा सा इक्वेशन मैंने आपको बता रखा है कि ए बी सी आपके पास तीन गैस है, आइडियल गैस इक्वेशन आपके पास है. आइडियल तीन गैस है, इसका मास 2 ले लिया, इसका मास 8 ले लिया, इस 4 ले लिया, इसका मैंने 8 ले लिया, कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से. और ये अच्छा क्वेश्चन है कि आपके पास विच विल गैस डिफ्यूज फास्टर, कौन सी गैस का रेट ज़्यादा होगा. तो रेट के लिए हमें पता है कि रेट के लिए मास दे रखा अपने को,
और रेट मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका मास सबसे कम है, इसका मतलब ए सबसे जल्दी डिफ्यूज हो जाएगी, फिर बी और फिर सी। समझ रहे हो बात को? तो आपके पास अगर डिफ्यूजन पूछ रखा है तो आप मास देख सकते हो, अदरवाइज इसको सोल्व कर सकते हो आप दो गैसें मान के भी। ठीक है भाई, दो गैसें मान के भी इसको सोल्व किया जा सकता है। दो गैसें मान के बोल रहा हूँ मैं, दो गैसें मान के आप उसको अलग अलग तरीके से सोल्व कर सकते हो। एक तो हमने डायरेक्ट देख लिया, बाकी अगर आपको बिल्कुल सोल्व करना है तो यहाँ से देख सकते हो। मान लेते हैं मैं ए और बी, मेरे पास दो गैसें हैं, तो मैं पहले के लिए कैसे मान लेता हूँ, यहीं से बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आर ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम ए पहले का मास, और आर बी यानी कि रेट ऑफ बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बी, कोई दिक्कत नहीं है। आर ए अपॉन आर बी कर दो, यानी कि रेट ए अपॉन रेट बी आपके पास, तो ए का एम में नीचे हो जाएगा, उसका इसके भी नीचे आता तो वो ऊपर भाग जाता। समझ गए मेरी बात को? ऐसे लिखा जाता भाई, दैट्स इट ना। तो ये आपके पास ऊपर चला जाता, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ये तो वही क्वेश्चन होगा ना, वही तो बात होगी। देखो आप यहाँ पे बी नीचे लिखा है तो वहाँ ऊपर है, इन्वर्सली दिख रहा है साफ साफ, तो इसको यहाँ से सोल्व करोगे तो भी आपके पास आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपके पास किसी भी क्वेश्चन से आप इसको निकाल सकते हो। बाकायदा एक फॉर्मूला अगर आप याद कर लो तो बहुत बेहतर रहेगा। एक फॉर्मूला क्या, रेट, क्योंकि क्वेश्चन इसके ऊपर भी मिल जाते हैं। रेट इज इक्वल टू प्रेशर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास प्रेशर इंटू एरिया अंडर द रूट टेम्परेचर एंड मोलिकुलर मास। तो जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, या किसी क्वेश्चन में कोई भी चीज़ कांस्टेंट हो, मास तो मिलेगा नहीं, क्योंकि डिफरेंट गैसें तो मास भी अलग अलग ही मिलेगा उनका। तो वो जो क्वांटिटी आप कांस्टेंट में मिला के आप उसको क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपके पास क्वेश्चन रहेंगे ग्राम से ला के ऊपर। एक जैसे कि आपके पास क्वेश्चन मैं बता भी देता हूँ, मैंने करवाया भी है पहले, और वो आपके पास है द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन। आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट जो करना है, जैसे कि अपने पास ये क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड O2 आपको फाइंड आउट करना है। रेशियो का मतलब रेट का रेशियो है, द रेट रेशियो है आपके पास ये किसका, RO2 एंड RH2 है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, ये आपको फाइंड आउट करना है। फ्रॉम ए कंटेनर कंटेन्स, एक ही कंटेनर है, एक ही कंटेनर, इसका यानी कि उसका एरिया वॉल्यूम जो है अपने फिक्स हो गया। 16 ग्राम O2 है और 4 ग्राम H2 है। एक बार 16 ग्राम O2, 16 ग्राम O2 जो इसका मोल्स निकाल लोगे 16/32 यानी कि 0.5 हो जाएंगे। 4 ग्राम H2 है, इसके मोल्स निकाल लेंगे यानी कि 4/2 यानी कि 2 हो जाएंगे। अब आपको दिख रहा है इसके कितने गुना है भाई, ये 4 गुना। यानी कि अगर आप देखेंगे तो मोल्स जो है ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के जो मोल्स हैं, हाइड्रोजन के मोल ऑक्सीजन के गुना 4 गुना है। और मैंने आपको जब डाल्टन लॉ पढ़ाया था मैंने बोला था जो प्रेशर होता है वो मोल्स के मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, मोल्स पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड नहीं। कौन सी गैस ले रहे उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो कितने नंबर ऑफ मोल्स में वो डिपेंड करता है। तो प्रेशर भी इसी रेशियो में लगता है, जिस रेशियो में मोल बढ़ते हैं उसी रेशियो में प्रेशर बढ़ता है। यानी कि अपने पास जितना ये 4 गुना, इसका मतलब यही हुआ कि हाइड्रोजन जो प्रेशर लगाएगा ना वो ऑक्सीजन के प्रेशर के 4 गुना होगा, क्योंकि किसी रेशियो में बढ़ रहे तो इसी रेशियो में आपके मास बढ़ेगा। तो हमारे पास जो पीछे मैंने रिलेशनशिप आपको बताया था एक और रिलेशन था, सो हमारा रिलेशनशिप क्या होता था, रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट मास। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी बदल रहे हैं, वो तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं बदल रहे तब के थे, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी बदल रहे। तो मोल्स किसके ऊपर, प्रेशर आपके पास उस कंडीशन में, तो आपके पास पी भी लेना पड़ेगा यहाँ पे। बस कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार H2 गैस के लिए कर लो एक क्वेश्चन, एक बार O2 गैस के लिए कर लो, सबकी वैल्यू आपके पास है, रखोगे तो आपके पास जो आंसर होगा 1:16 आ जाएगा। ठीक है, एक बार O2 के लिए निकाल लो, एक बार H2 के लिए। जब आप O2 के लिए लिखो तो यहाँ पे भी O2, यहाँ पे भी O2 लिखोगे। ठीक है ना, PO2 कितना है, PO2 आपने निकाला है जो है हाइड्रोजन के O2 का 4 गुना है। मतलब कहने का मतलब है जैसे कि आपने O2 निकाला, H2 निकालोगे आप RH2, अब आपके पास क्या हो जाएगा, PH2/M और H2, दोनों को आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है ना भाई, तो ये आपको निकालना है। प्रोपोर्शनलिटी में हटा देता हूँ यहाँ से। PO2 आपको पता है कितना भाई, और हाइड्रोजन कितना है 1/4, ये तो है रेशियो, देख लो आप। ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास ऊपर चला जाएगा कितना आपके पास 4, ऑक्सीजन का मास कितना आपके पास, सॉरी हाइड्रोजन मास कितना होता है 2, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 32, यानी कि 16 बच जाएगा। और 16 किसका अंडर रूट है 4 का, यानी कि 1/4 और नीचे 1/4 आ गया 1/16। तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी कि शॉर्ट में बोल देते हैं KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हम स्टार्टिंग में इसके पोस्टुलेट पढ़ेंगे, फिर एक इसकी इक्वेशन आएगी, वो इक्वेशन ड्राइव करेंगे। इक्वेशन में आपको इतना ज़रूरी नहीं है कि आप इक्वेशन का डेरिवेशन देखें,
आप उसके डायरेक्ट आंसर भी याद कर सकते हैं। बाकायदा मैं डेरिवेशन कराऊँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट बाकी आपको के लिए बता रहा हूँ, डेरिवेशन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, यू जस्ट क्रैम आउट और रिमेंबर द लास्ट आंसर्स। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट आपके पास बहुत सारे, मैं थोड़ा रैंडमली इसको बता देता हूँ। तो पहला आपके पास पोस्टुलेट जो होगा, गैस के जो पार्टिकल है, गैस के जो पार्टिकल है वो स्मॉल, जो गैस के जो पार्टिकल हैं, गैस इज मेड अप ऑफ, आप बोल सकते हो गैस इज मेड अप ऑफ स्मॉल टीनी पार्टिकल कॉल्ड एटम या मोलिक्यूल। तो गैस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनेगा, जिसको आप एटम या मोलिक्यूल बोल सकते हो। और मोलिक्यूल्स आपके पास फर्स्ट पोस्टुलेट हो जाएगा, आप लिख सकते हैं इनको। सेकंड पोस्टुलेट आप ऐसे कुछ भी बना सकते हैं, पोस्टुलेट आपकी किताब में लिखे होंगे, आप देख भी लेना, बाकी मैं उनको समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो ठीक है, सेकंड आपके पास पोस्टुलेट है मोलिक्यूल ऑफ सेम गैसेस। तो जो आपके पास मोलिक्यूल्स है एक ही गैस के, सेम गैसेस के, आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। जो सेम आपके पास एक गैस है, उसके जितने भी आपके पास मोलिक्यूल, क्योंकि मोलिक्यूल से मिलके बनेगा, तो उसके जो आपके पास हर रेस्पेक्ट में वो आपके पास आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि सेम ही तो गैस है, तो मास शेप साइज में वो आपके पास सिमिलर से होंगे। मान लेते हैं अभी सेकंड, ये आपके पास सेकंड पॉइंट रहेगा, आपके पास ये कोई पार्टिकल है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है u। ठीक है, ये आपके पास ux डायरेक्शन है, ये आपके पास uy डायरेक्शन है, यानी कि तीनों आपके पास डायरेक्शन में मूव करता है, और तीनों डायरेक्शन में जो मूव करने की प्रोबेबिलिटी हो दैट इज सेम। ठीक है, तीनों डायरेक्शन में जो मूव करने की प्रोबेबिलिटी होगी वो आपके पास सेम होगी। ये जो पार्टिकल है u वेलोसिटी से मूव करेगा, तो तीनों डायरेक्शन मैंने आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इसके मैंने लिख दिए हैं। तो दो पोस्टुलेट देखे कि एटम आपके पास से, एटम से मिलकर आपके पास गैसें मिलेंगे, मॉलिक्यूल से मिलकर गैसें बनेंगी। सेकंड पोस्टुलेट देखा कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल ऑफ सेम गैसेज हैं, सेम गैस के मॉलिक्यूल जो होंगे वो सिमिलर होंगे हर एस्पेक्ट में, मास, शेप और साइज वगैरह में। अगर आपके पास ये वेलोसिटी ली मैंने ux डायरेक्शन, ये आपके पास uz डायरेक्शन, uy डायरेक्शन में। कहने का मतलब हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ये आपके पास मॉलिक्यूल्स जो गैस के होंगे वो आपके पास रैंडम मोशन में रहेंगे, कंटिन्यूसली भागते रहेंगे, सबको पता है, इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई, कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में रहेंगे, कॉन्टिन्यूसली रैंडम मोशन में रहेंगे। गैस के जो मॉलिक्यूल है वो कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में रहेंगे इन स्ट्रेट लाइन। और आपको पता है रैंडम मोशन में है, और आपके पास मैं अगर यू कंपोनेंट निकालना चाहता हूँ तो आपने मैथ में पढ़ रखा है ux आयोटा, uy जे, uz के कप्पा, जिसको आप बोल देते हैं। और मैंने आपको ध्यान होते की बात बोली थी, ये कार्टेशियन मैंने लिखा है, वेक्टर कोऑर्डिनेट जिसको आप बोलते हैं। आपने एक ध्यान, अभी आपको ध्यान हो तो मैंने बात बोली थी, इसके जो मूव करने की जो आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है तीनों डायरेक्शन में सिमिलर होती है, सेम होती है। तो मतलब ये ux, uy और uz आपके पास इक्वल है, तो मैं सबको ux मान लेता हूँ, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, u इज इक्वल टू, एक ux 2 और 3 हो जाएंगे भाई, 3 ux स्क्वायर। ठीक है भाई, 3 ux आपके पास इक्वेशन हो जाएगी, अगर दोनों साइड से स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये इक्वेशन बनाई। ये इक्वेशन अगर रिजल्यूशन में नहीं आए तो आपको इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप ऐसे निकालोगे, अंडर रूट ux प्लस uy और uz। ठीक है भाई, अभी आपने कहा कि ux uy तीनों आपके पास इक्वल है, तो मैं क्या बना लेता हूँ, u इज इक्वल टू 3 ux अंडर द रूट। ठीक है भाई, अंडर द रूट अगर आपके पास ये रहेंगे, ux आपके पास सभी में आ रहा है, तो आपके पास क्या बन जाएगा वो देखेंगे अगर आप, यानी कि ये ux स्क्वायर आपके पास है, आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी भाई, ये कैंसिल हो जाएगा, और अब इसका स्क्वायर कर दो, u स्क्वायर इज इक्वल टू 3ux स्क्वायर। एक बार तो रूट से रूट कटेगा ना, वो सिर्फ किसके ऊपर है, वो सिर्फ 3 के ऊपर है, ये ux का अलग है। क्लियर हो गया भाई, ये आपके पास ऐसे हो जाए, मैं खोल के लिख देता हूँ, इसका कट जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपके पास जो हमारी ज़रूरी चीज़ है इसमें वो ये आपके पास रहेगा। ठीक है भाई, तो ये आपके पास 2 पॉइंट रहे, 3 पॉइंट रहे। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास है फोर्थ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि आपको पता है गैस के पार्टिकल जो होंगे वो कोलिजन करेंगे। ऑब्वियसली बात है, गैस के पार्टिकल तो रैंडम मोशन में रहता है, नहीं पीछे वाला पॉइंट था रैंडम मोशन में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं किसी से टक्कर खाएंगे, खुद से खाएंगे, यानी कि एक मोलिकुलर है यहाँ से, या फिर कंटेनर में तो कंटेनर के बल से जाकर टकराएंगे। और जो कोलिजन जो होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होने चाहिए। जो कोलिजन जो होते हैं गैस पार्टिकल के बीच में वो इलास्टिक होती है। कोलिजन थ्योरी, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है। अजम्पशन नहीं हो, बातें गलती भी हो सकती है क्योंकि अजम्पशन है, मान रखी थी। और इलास्टिक का मतलब क्या होता है आपके पास, कि वहां पे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम चेंज नहीं होंगे, यानी कि पार्टिकल जिस काइनेटिक एनर्जी से टकराए थे, टकराने के बाद भी उसी काइनेटिक एनर्जी से आगे मूव करेंगे।
तो इस इलास्टिक का मतलब आपके पास ये होता है, ठीक है भाई, यानी कि दोनों चीज़ें आपके पास कांस्टेंट होती है, यानी कि कोलिजन के बाद किसी ये इन दोनों चीज़ों का कोई लॉस नहीं होता है, यानी जिस एनर्जी से टकराए उसी एनर्जी से आगे मूव कर जाता है काइनेटिक एनर्जी से। तो थर्ड पॉइंट आपके पास ये रहेगा। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े तो आपके पास इंपॉर्टेंट है भाई, वो आपके पास क्या है कि प्रेशर ऑफ गैस जो होगा ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर। आपको पता है आपके पास कोई पार्टिकल है, ये जाके दीवार पे टक्कर खाएंगे, अगर ऊपर से बंद है तो यहाँ पे खाएंगे, और यही चीज़ प्रेशर आपके पास लगेगा। तो जो प्रेशर जो लगता है पार्टिकल पे, आपस में पार्टिकल टकरा रहे, मान लो ये आपके पास है, यहाँ पे पार्टिकल ये इस कंटेनर में बंद है मान लो पार्टिकल, और यहाँ पे अंदर ही टकरा रहे, तो क्या उसका क्या दिक्कत? प्रेशर कब लगता है? जब दीवार पे जाके लगाएंगे। तो प्रेशर जो होगा वो कोलिजन से होगा। कहाँ से कोलिजन? जो दीवार पे लगेगा, पार्टिकल जाके कोलिजन करेंगे, वहाँ से आपके पास प्रेशर होगा। नेक्स्ट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काइनेटिक एनर्जी जो होगी मॉलिक्यूल्स की, जो काइनेटिक एनर्जी होगी गैस के मॉलिक्यूल्स की, वो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, दैट विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। नेचर वेचर पे किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेज मॉलिक्यूल ऑफ गैसेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली नहीं, आप बोल सकते हो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास क्या रहेगा कि वॉल्यूम, मैं पूरा लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल टू वॉल्यूम ऑफ गैसेज। ठीक है भाई, वॉल्यूम ऑफ द गैसेज इज नेग्लिजिबल टू द वॉल्यूम ऑफ एज कम्पेयर टू, इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू लिख सकता हूँ मैं। अब इस बात को समझो क्या कहना चाहते हैं। ये आपके पास एक कंटेनर है, इसके अंदर आपके पास डिफरेंट गैसें भरी है। आपको पता है कि गैस का वॉल्यूम क्या होता है? गैस का वॉल्यूम क्या होता है? जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये क्या आपके पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है भाई, अब मैं क्या करता हूँ, सारे पार्टिकल को इकट्ठा कर लेता हूँ और एक कॉर्नर में ले आता हूँ। तो गैस के सारे मॉलिक्यूल थे, यानी कि क्या बन गया? मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। अब आपको पता है गैस के पार्टिकल तो क्या वो कमरे में बिल्कुल पूरी तरीके से फैल जाते हैं, हर कॉर्नर में चले जाते हैं। तो अगर इस ही कमरे में गैस के पार्टिकल, तो इसका जो वॉल्यूम होगा कमरे का, वही गैस का वॉल्यूम होगा। अगर मैं सारे पार्टिकल इकट्ठा करके एक जगह पे इकट्ठा कर लूँ, क्योंकि आपको पता है पार्टिकल तो बहुत थोड़े हो जाएंगे, तो वो आपके पास वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। और ये और उसके कंपेरिजन में पूरे कमरे के वॉल्यूम में तो बहुत कम है भाई, कम है। लेकिन ये थोड़ी क्या कहती है, आप नेगलेक्ट कर दो, जबकि आपको पता है चीज़ आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, यही डिफरेंस होता है आइडियल और रियल गैस में। रियल गैस कहती है कि आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, कम है, दैट्स ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे मेरे ध्यान में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है भाई कि ये कहता है कि देयर इज नो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। कहने का मतलब है गैस के पार्टिकल, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, गैस के पार्टिकल जो होते हैं बहुत दूर दूर रहते हैं। ओके, हमें ये क्या कहता है कि अगर कोई पार्टिकल बहुत दूर दूर है, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, जबकि आपको पता है कि कोई भी पार्टिकल उसके बीच में थोड़ा बहुत तो अट्रैक्शन जरूर होगा, तभी मॉलिक्यूल आपके पास पास रहेंगे। तो वो जो कहता है, ये जो कंडीशन है लास्ट की दोनों कंडीशन, एक वो आपके पास वॉल्यूम वाली और ये वाली, ये आइडियल गैस के बारे में ठीक है, लेकिन रियल के पास नहीं है। बाकी जो ऊपर वाली जो कंडीशन हमने पढ़ी वो सब रियल और आइडियल दोनों के लिए सिमिलर सी है। ठीक है भाई, तो सेकंड इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि यहाँ पे देयर इज नो इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है यहाँ पे कोई भी, यानी कि मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं मान रहा है, नेगलेक्ट कर रहा है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं, ये कह रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटी भी पार्टिकल्स के ऊपर कोई असर नहीं करती। आपको पता है अगर इस पेन को मैं फेंकता हूँ तो पेन आपके पास इस तरीके जाके गिरेगा, जिसको आप पैराबोलिक बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। स्ट्रेट लाइन मोशन है क्या, इसका मतलब ये ऐसे चल रहा है तो ग्रेविटी असर नहीं की, ग्रेविटी असर करती नीचे खींच लेती है इसको। क्लियर ना? तो आपके पास देयर इज नो ग्रेविटी आपके पास यहाँ पे लगेगी। तो अगर हम इन पूरी बातों का जो हमने पढ़ी है, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे पोस्टुलेट पढ़े हैं। एक बार मैं सारे पोस्टुलेट को एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। तो स्टार्टिंग में हमने जो पहला पोस्टुलेट देखा था, गैस के पार्टिकल जो होंगे एटम से मिलकर बने होंगे। ठीक है भाई, गैस के पार्टिकल स्मॉल, तो पहला पोस्टुलेट अपने पास था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस जो होगा वो स्मॉल एटम से मॉलिक्यूल से मिलकर बने, वो स्मॉल पार्टिकल जिनको आप एटम में मॉलिक्यूल बोलते हैं। और अगर सेम गैस है तो वो उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे हर रेस्पेक्ट में आपके पास सिमिलर होंगे। ठीक है भाई, सेम गैस है तो उसके आपके पास सेम गैस के लिए उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका हर रेस्पेक्ट में मास, शेप, साइज में आपके पास सिमिलर रहेंगे। फिर हमने देखा था जो प्रेशर होगा
वो किस वजह से होगा, कोलिजन जो होगा किसके ऊपर भाई, वॉल्स के ऊपर, उस वजह से आपके पास प्रेशर आएगा। फिर हमने देखा था जो वॉल्यूम होगा किसका, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, वो नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। फिर हमने देखा इसके ऊपर ग्रेविटी का कोई असर नहीं है, ग्रेविटी का आपके पास कोई असर नहीं है। फिर हमने इसको समझाया, क्या समझा कि भाई यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है, ठीक है भाई। फिर हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी और किसी नेचर वेचर पे उसका कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। और हमारे पास एक जैसे प्रोडक्ट निकल के आए, जितने भी कोलिजन जो होंगे वो आपके पास कैसे कोलिजन होते हैं, इलास्टिक कोलिजन होंगे। तो आप इन सब के आपके आराम से नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जो आपके पास बात बोली गई है मैंने बाकायदा शॉर्ट में उनको समझा भी दिया है। तो जितने भी पॉइंट्स वो आपके पास काइनेटिक थ्योरी के अजम्पशंस है, पोस्टुलेट यानी कि जो बातें मान के चला था वो, ठीक है। इनमें से काफ़ी गलत भी है, वो हम रियल गैस आएगी तो उसको हम मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि आइडियल गैस तक नहीं रुकेंगे, हमारे पास रियल गैस इक्वेशन भी आएगी, क्योंकि ये बातें गलत है तो फिर कोई नई इक्वेशन तो होनी चाहिए, तो रियल गैस इक्वेशन भी आएगी। फिर हमने देखा था पार्टिकल जो होते हैं वो रैंडमली मोशन करते हैं, पार्टिकल जो होंगे वो रैंडम मोशन करेंगे, और कैसी मोशन करेंगे भाई, स्ट्रेट लाइन में। और अपने पास एक इक्वेशन निकल के आया था u इज इक्वल टू 3ux², u² इज इक्वल टू 3x², ठीक है। ये आगे काम आएगा। बाकी जो इक्वेशंस थे वो आप अपना ध्यान रख सकते हो, ठीक है भाई। ये आपके पास सारे इसके पॉइंट्स थे। तो ये आपके पास था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट यानी कि अजम्पशंस।